इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक को एक बार पढ़ना है। बिल्कुल आपको जैसे कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने की तरह आप एनसीईआरटी बुक को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। आप पाएंगे कि आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन पा रहा है। नहीं विश्वास हो रहा है, एक बार आप इस चीज़ को करके देखिए। आपसे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे अच्छा तरीका इस चैप्टर को पढ़ने का कोई भी नहीं हो सकता है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। पॉलिटिकल पार्टीज पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को बस एक बार रीड कर लीजिए और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आइए, सारी चीज़ें आपसे बनने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर नंबर 6 सिविक्स का बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। क्लास 10th के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह का होता है, उनका काम क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है और उनके सामने कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ है, इन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सारी बातों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल्स में और ईजीएस्ट वे में सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसे जानने से पहले हमें तो जानना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं ताकि वो जीतने के बाद पावर में आ सके और गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। जैसे यहाँ पर आपके पास बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनका एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इलेक्शन में खड़े होते हैं और इनका बेसिकली काम क्या है, ताकि वो जीते और जीतने के बाद गवर्नमेंट में आए और पावर में आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है यहाँ पर समझ में आ गया। देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ और अलग अलग प्रोग्राम्स पे फोकस रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये बीजेपी है, तो बीजेपी क्या करती है, वे चाहती है कि जब मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा। उसी तरह से कांग्रेस जब सरकार बनाएगी तो वो अलग अलग फैसिलिटी देगी। तो सभी पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, अलग अलग पॉलिसी होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स होता है फॉर द कॉमन पीपल। जो आम जनता है उन लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग पॉलिसीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टी जिस पार्ट के लिए काम करती है या फिर जो पार्टी जिस पॉलिसी के लिए काम करती है, जिस इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उस पार्टी को उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, यहाँ पे डिटेल्स में समझ गए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शन में खड़ा होता है ताकि वो जीतने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, पावर में आ सके। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, उनका पॉलिसी अलग होता है, उनका प्रोग्राम्स अलग होता है और जिस इंटरेस्ट के लिए वे आती है उसी चीज़ के लिए वो पार्टी को हम लोग जाना जाता है। ठीक है, अभी भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। इसे हम लोग आगे जानेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो द लीडर्स, जो जीतेगा तो जो लीडर्स हो गया। अब हो गया यहाँ पे मेंबर्स। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखे होंगे बहुत सारे चमचे वमचे जो होते हैं जो पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा एक कार में जो मेन लीडर होता है वो होता है, उसके पीछे बाइक से ये हजारों संख्या में जो भीड़ पीछे से जय जय लगाते हुए जयकारा आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्टिव मेंबर्स हो गए। तो ये मेंबर्स हो गए जो लीडर को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स क्या हो गया, यहाँ पर हो गया जैसे कि मान के चलिए हम घर में हैं लेकिन मुझे बीजेपी या मुझे कांग्रेस या मुझे आम आदमी पार्टी जो भी पसंद है तो मैं उस चीज़ का फॉलोअर हूँ, लेकिन मैं एक्टिवली उस चीज़ में पीछे पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ। तो समझिए आप, यहाँ पर लीडर्स हो गए जो वहाँ के ये मेंबर्स हो गए। एक्टिव मेंबर्स क्या हो गया, वो पार्टी के वे लोग जो हमेशा पार्टी से जुड़े हुए हैं। फॉलोअर्स जिसको उसके आइडियोलॉजी पसंद है, जो उसके सपोर्ट में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले जो क्वेश्चन था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, उसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। भाई जो उनका फंक्शन होगा, जो उनका काम होगा, वही तो उनकी ज़रूरत होगी। यही ना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो काम होगा वही उनकी ज़रूरत होगी। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है कि वो इलेक्शन में खड़े हो। ठीक है, पार्टीज़ का काम है कि वो इलेक्शन में खड़े हो ताकि जीतने के बाद सरकार बनाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई
पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अलग अलग पार्टी क्या होता है, अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम्स लाती है ताकि वोटर्स को जो पसंद आए उसकी वही पॉलिसी प्रोग्राम के पीछे वो उसको वोट दे दे, ठीक है। अ पार्टी reduces a vast number of opinions into a few basic position in which it supports। अब देखिए, अब पार्टी क्या है, एक बहुत सारा ओपिनियंस होता है। मान के चलिए अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे लिए स्कूल चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ऑफिस चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो बहुत सारा ओपिनियन है। तो सारे ओपिनियंस में से कुछ जो बेस्ट ओपिनियन होता है, कुछ बेसिक चीज़ें, उसको क्या करती है एक जगह ला करके और पार्टी का अपना आइडियोलॉजी बनाती है कि भाई मुझे इस पार्टी में जब आएंगे तो ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे, आपको पसंद है तो आप मुझे वोट दें ताकि मुझे जिता पाए, ठीक है। तीसरी पॉइंट हो गई, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब जो पार्टीज जीतती है वही पार्टीज यहाँ पे लॉ बनाती है, समझ में आ रहा है। जो पार्टी जीत गई वही पार्टी लॉ बनाएगी हम लोगों के लिए। अच्छा, जो हार जाएगी उनका क्या होगा। अब जो पार्टीज हार गई लेकिन उनके मेंबर जीत गए, इसको बाद में आपको कंसेप्ट समझाएंगे, आप इतना समझिए कि कुछ पार्टीज के मेंबर जीत गए लेकिन पार्टी बेसिकली हार गई, तो ये मेंबर क्या करते हैं, ओपोजिशन बन जाते हैं और ये भी पार्लियामेंट में बैठेंगे ताकि यहाँ पे जो लॉ बन रहा है उसमें जो कमियां है उसको सुधार करके अच्छी लॉ बन पाए। तो ये समझ में आ गया। आगे है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टीज जीतती है वही वहाँ पे गवर्नमेंट को रन करती है और जो हारती है उसके जो MP MLA जो बनते हैं ये लोग क्या होता है यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते हैं एज अ ऑपोजिशन। नेक्स्ट है दोज पार्टीज डैट लॉस इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। अब देखिए, जो पार्टीज वहाँ पे हार गई वे क्या करेगी, ऑपोजिशन का काम करेगी और जब भी कोई गलत होगा पार्टी में या गवर्नमेंट में, जो भी गलती होगा उसके पीछे अपोज करेगी। यानी मान के चलिए अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही बात करें यहाँ पर, तो राहुल गांधी जी हार चुके हैं, मतलब अपनी सीट से जीते हैं लेकिन उनकी टीम हार चुकी है। और जब उनकी टीम हार चुकी है तो अभी क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर बीजेपी में जो भी गलती हो रहा है उसके पीछे अपोज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये गलती हुआ, आप इस चीज़ को सुधार लीजिए। तो जो भी अपोजिशन होगा वो क्या करेगा, रूलिंग पार्टी का अपोज करता है कि ये जो गलती है उसको सुधार लीजिए। नेक्स्ट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब पार्टी का बेसिकली काम क्या होता है कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसकी ओपिनियन का, उसकी जो ज़रूरत है उस चीज़ को आगे बढ़ाए और उस ज़रूरत पे काम करे। दे रेज द हाईलाइट्स एंड इश्यूज़। अब जो भी इश्यूज़ है उस चीज़ को क्या करना है, उन लोगों को हाईलाइट करते हैं कि भाई मेरी जो जनता है, जो मेरे शहर के लोग हैं, उन लोगों को रोड की ज़रूरत है, डैम की ज़रूरत है, चाहे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को क्या करेंगे, इन लोग ओपिनियन को वॉइस करेंगे। इतनी सारी बातों को आपको बस याद रखना है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। यानी पार्टीज का एक और काम है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रहे हैं, जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उस प्रोग्राम्स को सही लोगों तक पहुंचाया जाए, सही लोगों तक पहुंचाया जाए, ये पार्टीज का काम है। तो देखा आपने यहाँ पर पार्टीज का क्या क्या काम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत काम होता है। सारे पार्टीज के काम को हमने देखे, ध्यान से देखे कि इलेक्शन कंडक्ट करता है, यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम लेकर के आता है, पार्टी यहाँ पर लॉ मेकिंग में काम करता है, पार्टीज रन करता है गवर्नमेंट, और जो हार जाता है वो अपोजिशन का काम करता है। इसके अलावा हमारे ओपिनियन को सुनता है, जो ज़रूरत है उसको देखता है, और पार्टीज जो गवर्नमेंट में जो भी स्कीम्स हो रहे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है या लोगों तक पहुँचाता है। इतने सारे काम होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के। सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल हूबहू छाप दीजिएगा, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे आपको सही पॉइंट्स मिल गए हैं। आगे देखिए, द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, अभी आपको बताए थे पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है ये तो समझ में आ गया। अब जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब ये जो भी काम आपने ऊपर देखा, ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी, तो ये सारे काम के लिए तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। अभी आपको बताया पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन ये है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें इसीलिए पड़ेगी ताकि ये सारे काम कर सके, यही ना बात होगा। तो ये सारे काम करने के लिए मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये लाइन तो आप लिख दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस मेंशन्ड अबव। जो भी मैंने ऊपर लिखा सारा फंक्शन करने के लिए भाई मुझे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इफ देयर वेयर नो पॉलिटिकल पार्टीज देन एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो no one will be able to make any promise to the people about the major policy change। अब देखिए,
यहाँ पे एक बात समझिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो अलग अलग कैंडिडेट क्या होंगे, खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। अब सारे इलेक्शन लड़ने वाले क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो मान के चलिए आपके पास कहीं पे 200 सीट है और 200 कैंडिडेट आपका इंडिपेंडेंट हो गए, तो 200 लोग 200 अलग अलग बातें करेंगे, तो भाई लॉ कैसे बनेगा? लॉ बनाने के लिए तो मेजॉरिटी होना चाहिए, तो मेजॉरिटी कैसे होगा? यहाँ पे तो लॉ बनेगा ही नहीं। 200 लोग बोलेंगे भाई मुझे अलग अलग सबका डिमांड होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि सारे जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो सब कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कोई भी पब्लिक को, पीपल को क्या होता है, प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। बाकी जो मेंबर है वो तो उनका सपोर्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आगे है द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अब देखिए गवर्नमेंट तो बन सकता है, बिना पॉलिटिकल पार्टीज का सिंगल मेंबर से तो गवर्नमेंट बनेगा, ये बात तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलिटी तो भाई खत्म हो जाएगा ना। अब मान के चलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। अब देखिए मैं जैसे रांची से हूँ, तो अब मैं रांची से जीता हूँ तो मैं तो चाहूँगा बस रांची का डेवलपमेंट। कोई आदमी पटना से है तो क्या बोलेगा, बस पटना का डेवलपमेंट। कोई दिल्ली से है तो बोलेगा दिल्ली से। तो सब तो भाई अपना अपना फ़ायदा देखेंगे, तो पूरे कंट्री का फ़ायदा कौन देखेगा? तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो पूरे कंट्री का फ़ायदा तो कोई नहीं देखेगा। तो आपने क्या देखा कि पूरी कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अलग अलग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग जो मेंबर है, वो तो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी का बात करेंगे, बाकी चीज़ का तो फिर पूरे कंट्री का रन कौन करेगा? ये चीज़ समझ में आ गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि यहाँ पे जो भी फंक्शंस है सारे फंक्शंस अच्छे से हो पाए, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर इंडिविजुअल रहेगा तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा और सब अपने अपने डिमांड करेंगे, तो पूरे कंट्री के बारे में कोई नहीं सोच पाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? हम लोग के पास कितनी पार्टीज है? भाई आपने बीजेपी के बारे में सुना होगा, तृणमूल कांग्रेस के बारे में सुना होगा, बसपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारी पार्टीज है। अब इतनी सारी पार्टीज के बारे में सुना होगा, तो सबके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है, यही सारी पार्टीज को क्या करती है, रजिस्टर करती है। ठीक है, तो सारी पार्टीज को रजिस्टर करने का काम हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन रजिस्टर करता है, तो आप लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टोटल कितनी पार्टीज है? लगभग 750 से भी ज़्यादा पार्टीज है। लेकिन क्या सारी पार्टीज इंपॉर्टेंट है? एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपसे पूछ देंगे कोई 10 पार्टी का नाम बताइए, हो सकता है आप 10 पार्टी का नाम नहीं बता पाए, क्योंकि सारी पार्टीज के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है। कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट पार्टीज है जिसके बारे में पूरी इंडिया जानती है, तो बाकी सब के बारे में तो सब कोई जानता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो टोटल 750 पार्टीज से ज़्यादा है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पार्टीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन कंट्री है। अब देखिए 3 तरह के पार्टी सिस्टम हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए डायरेक्ट नोट्स पर आप भाग जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसा होते हैं कि डायरेक्ट जाएंगे, नोट्स PDF डाउनलोड करेंगे और उसके बाद पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आता है, मुझे भैया समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ये टॉपिक छूट रहा है, मेरा ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स में कन्फ्यूज है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप डायरेक्ट नोट्स पर भागते हैं। एक बार समझ लीजिए फिर आप नोट्स लीजिए ना। हम तो खुद आपको बोल रहे हैं आप नोट्स लीजिए, कॉपी में लिखिए, आपके पास गाइड है, NCERT सब जगह नोट्स है, लेकिन एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए सारी चीज़ों को, उसके बाद आपको सच में आसान लगने लगेगा। पॉलिटिक्स से आसान कुछ नहीं लगेगा फिर आपको। देखिए तो 750 से ज़्यादा पार्टीज होते हैं, समझ में आ गया इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद क्या बोले, 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है। ध्यान दीजिएगा VVI चीज़ है। यहाँ पे देखिए वन पार्टी सिस्टम नाम से ही लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगा। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक ऑप्शन। देखिए वन पार्टी सिस्टम में क्या बात बताए, एक ही पार्टी को रन करने दिया जाएगा गवर्नमेंट को। मान के चलिए बीजेपी है तो सिर्फ बीजेपी ही, कांग्रेस को तो भाई मौका ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक सिंगल पार्टी ही गवर्नमेंट को रन करेगा। अच्छा ये सही है गलत है? सही है गलत है? ये गलत है। क्यों? ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप वोट दे तो भी जीतेगा, वोट नहीं दे तो भी जीतेगा, भाई सिंगल पार्टी है। इसका मतलब तो भाई ऑप्शन तो मिला ही नहीं आपको, चिट भी उसी की, पट भी उसी की। तो इसका मतलब आपके पास हेड्स टेल्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है, खोटा सिक्का निकल गया।
तो वन पार्टी सिस्टम में यहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टी टू कम्पीट इन इलेक्शन, फेयर चांस ऑफ कंपीटिंग पार्टीज। अब देखिए, अब कम से कम भाई आपको 2 ऑप्शन मिलेगा तब तो कि आप एक या तो इसको वोट दीजिएगा तो इसको वोट दीजिएगा। एक पार्टी सिस्टम में तो वोट देने का ऑप्शन नहीं है। तो कोई पूछेगा कि कौन सा सिस्टम में डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, क्या लिखेंगे? वन पार्टी सिस्टम। कहाँ पे ये फॉलो किया जाता है? चाइना में। ठीक है, बात करिएगा चाइना में, तो चाइना में और भी पार्टीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं वन पार्टी है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, बाकी सबका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? चाइना में आप वन पार्टी सिस्टम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाकी सारी पार्टीज़ को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है, एक पार्टी को वैल्यू मिलता है और वही पार्टी हमेशा जीतता है। तो ये समझ गया वन पार्टी सिस्टम। सेकेंड हो गया 2 पार्टी सिस्टम। पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। अब देखिए 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, या तो आप ये चुनिए या तो आप ये चुनिए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन है तो फिर भी थोड़ा आप मान सकते हैं डेमोक्रेटिक है, क्योंकि भाई चलिए आपको 2 ऑप्शन तो मिल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम, दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर इधर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ इन अलायंस विद अदर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कि बहुत सारे पार्टीज़ को पावर में आने का मौका मिलता है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में आपके पास बेसिकली आप तो बोलेंगे कि यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके अलावा तो 2 पार्टी के अलावा आपको कोई दिखता नहीं है। फिलहाल जनरली दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं है, और भी बहुत सारी पार्टीज़ है जो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस हो गई, ठीक है, इसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे जीत सकती है। तो यहाँ पे इंडिया में आप क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के पास चांस है जीतने का, या तो वो अकेले जीत जाए या तो वो अलायंस में जीते। अच्छा, अलायंस क्या होता है अभी समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बीजेपी है, हम बीजेपी कांग्रेस को बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 2 मेजर पार्टीज़ हैं इंडिया की। अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस जीतने के लिए कितना चाहिए? 51% चाहिए। अब मान के चलिए ना तो बीजेपी जीती ना तो कांग्रेस जीती, 51% लाई। अब क्या करेगा? बीजेपी बोलेगा आरजेडी को कि भाई तू मेरे टीम में आ जा, कांग्रेस भी बोलेगा कि जेएमएम को कि तू मेरे टीम में आ जा। अब मान के चलिए जिसका टीम, अब टीम के बारे में बात करेंगे, 51% क्रॉस कर गया, उसकी टीम जीत गई। समझ में आ गया? उसी कहेंगे अलायंस। अलायंस समझ में आ रहा है? अलायंस समझ में आ रहा है? 2-3 पार्टी को जोड़ दिया जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी एक साथ मिल करके किसी सरकार को बनाए तो उसे कहेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे समझ गया, एग्जाम्पल इंडिया हो जाएगा। राइट आंसर मल्टी पार्टी सिस्टम में। यहाँ बहुत अच्छा चीज़ होता है इसमें कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ मैं नोट लिखा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। नोट, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front। आपको क्या बताए थे कि अगर बहुत सारी पार्टीज़ अगर जीतने के लिए आपस में मिल जाए तो ये सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? अलायंस या फ्रंट कहेंगे, ठीक है। इसी को कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। एकदम माइंड में छाप लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वेयर 3 मेजर अलायंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब देखिए 2004 के बारे में हम ये जितनी भी बातें बता रहे हैं ना, NCERT बुक से बता रहे हैं, तो बिल्कुल NCERT बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। आप कहानी की तरह आप बोलेंगे कि सारी चीज़ें तो आपको यहीं पे कवर अप हो गई है। यहाँ देखिए इंडिया में 2004 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा अलायंस बना था, जैसे कि द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, यहाँ पे क्या द UPA, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। इतना तो ये 3 मेजर अलायंस बना था। ये तो 2 मेन अलायंस बन गया, और ये जो लेफ्ट फ्रंट क्या हो गया, जो बच गया सो अलग एक टीम बना लिया। तो एक तरह से 3 टीम बनाया था इंडिया में 2004 में। ये डेटा मेरे पास बुक से मिला था, तो ये जिसको आप ध्यान रखिएगा। मेनली आपको जानना था कि अलायंस क्या होता है। अलायंस मतलब हो गया 2-3 टीम मिल करके तब जीतने के लिए काम करती है। आगे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। देखिए every party in a country has to register with the election commission. While the commission treats all the party equally, it offers some special facility to a large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use the election symbol. अब देखिए इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या है कि जितनी भी पार्टीज है सबको रजिस्टर करना, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि यहाँ पर सारे पार्टीज को इक्वली ट्रीट करना। लेकिन
कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है बाकी पार्टीज़ को। भाई कोई भी है थोड़ी बहुत फैसिलिटी देगा ही, क्यों? क्योंकि वे पार्टीज़ पहले से इस्टेब्लिश्ड है, और जो इस्टेब्लिश्ड पार्टी है उनको थोड़ा सा तो भाई मिलना चाहिए फ़ायदा। तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है? उनको एक यूनिक सिंबल मिलता है, और ये सिंबल जो है सिर्फ उनके ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कमल छाप को यूज़ नहीं कर सकते बिना उनके ऑफिशियल कैंडिडेट हुए। तो आपको ये सब बातें का ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ये है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दी पावर इन्फिनिटी। इसको लगा लीजिए, एकदम रट लीजिए, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत कन्फ्यूज़न है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़न सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी दो पार्टी होता है, ठीक है। दो पार्टी है इंडिया में, स्टेट पार्टी और दूसरा पार्टी क्या होता है, एक नेशनल पार्टी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, दोनों का क्राइटेरिया अलग है। कोई भी इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को या तो स्टेट पार्टी या तो नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर करेगी, उसका कंडीशन याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। कंडीशन देखिए स्टेट पार्टी के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्टेट पार्टी के लिए, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। अब देखिए भाई, इतना कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा क्या क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है भाई, इतना घुमा फिरा करके। शॉर्टकट में अब मैं समझाता हूँ। शॉर्टकट में क्या है कि स्टेट पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कौन सा इलेक्शन के बारे में बात होगा, लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है। स्टेट पार्टी मतलब कि पार्लियामेंट वाला इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मोदी सरकार वाला इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर वाला, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर वाला, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, अब उस इलेक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये स्टेट पार्टी है। अब स्टेट पार्टी में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, उस असेंबली इलेक्शन में अगर किसी पार्टी को 6% से ज़्यादा वोट मिला, बात समझिए, 6% से ज़्यादा वोट मिला, टोटल वोट का बात कर रहे हैं, मान के चलिए टोटल अगर यहाँ पर टोटल अगर 100 वोट है और किसी पार्टी को यहाँ पर 7 वोट मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, 6 से ज़्यादा, मतलब 6% से ज़्यादा मिल गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी पार्टी को अगर वहाँ पर 6% से ज़्यादा टोटल वोट का मिल गया असेंबली इलेक्शन में, और इसमें एक बात और है कि यहाँ पर देखिए, एंड यहाँ पे एंड लगा हुआ है, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट में उनको जीतना भी होगा। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल हुआ तो उसे स्टेट पार्टी कहेंगे। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो फिर से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए, बात एक बार समझेंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्किप करेंगे, बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, स्टेट पार्टी क्या होता है? स्टेट पार्टी का मतलब क्या होता है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री वाला जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में टोटल वोट का 6% से ज़्यादा अगर किसी भी पार्टी को मिल गया और 2 सीट जीत गया, 2 सीट जीतना भी है और 6% लाना भी है, इतना काम हो गया तो उसे हम स्टेट पार्टी कह देंगे। बात समझ में आ गया? 6% टोटल वोट का लाना है, 2 सीट जीतना है, उसे हम स्टेट पार्टी कह देंगे। इतना आपको बस याद रखना है। चलिए अब आते हैं नेशनल पार्टी में। एक और कन्फ्यूज़न, तो उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। देखिए नेशनल पार्टी क्या होता है? अ पार्टी डैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। अब देखिए कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बात करेंगे नेशनल पार्टी की, तो यहाँ पर आपका इलेक्शन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का, यानी कि मोदी सरकार वाला, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाला। अब देखिए, लोकसभा का इलेक्शन में उसको क्या होना चाहिए? 6% से ज़्यादा लाना है। लोकसभा का इलेक्शन में 6% से ज़्यादा, या तो यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, उसमें यहाँ पे 6% से ज़्यादा लाना है। कितना में? 4 स्टेट्स में। बात समझ में आ रहा है? अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे टोटल 6% लाना है टोटल वोट का। अगर लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं तो ये जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, उस चुनाव में टोटल 6% वोट लाना है, टोटल 4 स्टेट में, क्योंकि अलग अलग स्टेट का चुनाव होता है, तो टोटल 4 स्टेट में लाना है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन। इसके अलावा एक काम और होना चाहिए, यहाँ पे 4 सीट में जीतना चाहिए। किस में? लोकसभा में। बात समझ में आ गई? एक बार और क्लियर कर देते हैं, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। देखिए नेशनल पार्टी के लिए
या तो लोकसभा के टोटल वोट में से उनको 6% आना चाहिए, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल वोट का 6% आना चाहिए। कब? 4 स्टेट में, टोटल 4 स्टेट में, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक बार की बात है, अब 4 स्टेट में। इसके अलावा 4 सीट में जीतना है, कब? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में टोटल 4 सीट में जीतना है। देखिए सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अ पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, ये समझ में आया। और लगा हुआ है, देखिए असेंबली इलेक्शन, या तो असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या तो 4 स्टेट का असेंबली इलेक्शन में। एंड अभी देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और 4 सीट में लोकसभा में जीतना होगा, उसे नेशनल पार्टी कहेंगे। ये बात अगर आप सीख गए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का, समझिए कि आपका 50% सिलेबस तो यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे अब बात करते हैं मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। देखिए जो आपके पास बुक पुराना होगा उसमें 6 लिखा हुआ होगा, जिसके पास नया बुक होगा उसमें 7 लिखा हुआ होगा। अगर नई भी 7 अपडेट है तो हम 2018 का अपडेट किए डेटा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास डेटा पुराना होगा उसके में 6 रहेगा, जिसके पास डेटा नया है उसके पास 7 रहेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए पहला पार्टी के बारे में बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये आपका, इसको पहले कांग्रेस पार्टी बोलते थे। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड में आता है और इसका फाउंडेड हुआ था 1885 में, ये बात याद रखना होगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और उसी समय में जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस पार्टी के थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी यहाँ पर 1977 तक डायरेक्टली जीतते आई, जब से इंडिया आज़ाद हुआ। उसके बाद 1980 के बाद 1980 से 89 तक जीती। इस तरह से कुछ आपके बाद 1989 के बाद भी जीती, लेकिन उसके बाद 1989 के बाद इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है, ठीक है। द पार्टीज मेन आइडिया टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द माइनॉरिटी। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का मेन एम याद रखिएगा, और कब बना ये बता, ये 1885 में। मेन एम क्या है? सेक्युलरिज्म लाना और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। जो माइनॉरिटीज़ है, जो वीकर सेक्शन है, उसका वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है, ये उनका आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें, ये 1980 में बना। ये सबसे पहले भारतीय जनता संघ था और भारतीय जनता संघ को ही चेंज करके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय जनता संघ किसका था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही पहले वाला नाम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका काम क्या है, ये जो मेन है एंशिएंट कल्चर पर फोकस करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जो आइडियाज़ है उन सारे आइडियाज़ पर ये फोकस करते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व के प्रति इन लोगों का ज़्यादातर रुझान है, इंटरेस्ट ज़्यादा है हिंदुत्व के प्रति। और नेशनहुड और पॉलिटिक्स, यहाँ पे जो नेशनहुड है, इंडियन नेशनहुड और हिंदुत्व के प्रति ये ज़्यादातर अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। वैसे अगर चाहेंगे तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी में पढ़ना चाहेंगे तो आपको नॉवेल जैसा बुक मिल जाएगा, तो उतना पढ़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं। 10th लेवल का है तो उसी लेवल का पढ़िए। यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी बना था ये 303 मेंबर ला करके 2019 में। बहुत सारे डेटा में 2014 का डेटा है, हम 2019 का डेटा दे रहे हैं। 19 का डेटा में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें 303 मेंबर यहाँ पर इन्होंने जीता और लार्जेस्ट पार्टी इंडिया का बन चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इसके बारे में क्या है, 1984 में बना, कांसी राम ने बनाया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इनका जो मेन जो फोकस है वो दलित्स पर है, आदिवासी पर है, ओबीसी पर है और रिलीजियस माइनॉरिटी पर है। इनका जो मेन पकड़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर इनका कुछ फॉलोअर्स मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। इनका बेसिकली काम क्या है, दलित, ऑप्रेस्ड पीपल, इन लोगों के लिए इन्होंने पार्टी बनाया, आदिवासी लोगों के लिए। तो बीएसपी का आपने आइडियोलॉजी देखा। आगे देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, तो सीपीआई। अब देखिए सीपीआई कब बना, 1925 में बना और इनका जो मेन जो बिलीव्स है, जो इनका जो मेन आइडिया है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पर है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसको बाद में कभी देखिएगा, अभी डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना जानिए कि इनका जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, ये है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे है। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इनका आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद है ये सेसेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, सॉरी यहाँ पे है सेसेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये इनका इसको अपोज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ये अपोज करते हैं।
उसके अलावा एक्सेप्ट करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट एंड वीकर क्लास के लिए जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ये क्या करते हैं, ये लोग पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी को ज़्यादातर वैल्यू देते हैं। इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कहाँ पर है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे CPI, अभी तो पढ़े थे, दोबारा CPI कैसे आ गया, तो ये CPI है और यहाँ पे क्या है CPIM है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये देखिए CPI जो पहले था 1925 में, इसी में क्या हुआ, बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद ये 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बना। ठीक है, ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे, सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म पे। ये सारी बातों को बस आपको आइडियोलॉजी याद रखना है। एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल मीन्स फॉर द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। इनका बेसिकली फोकस रहता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और उसके बाद ये इनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में। देखिए एक बार की बात है कि ये जो पार्टी है CPIM, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पावर में थी करीब 34 ईयर्स तक। पुराने बुक में 30 ईयर्स का है, हम नया अपडेट किया हुआ बुक में से देख रहे थे, तो यहाँ पे 34 ईयर्स का अपडेटेड डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इंजॉय किया था पावर करीब 34 ईयर्स तक कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। नेक्स्ट है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब देखिए ये क्या 1990 में बना, और जब कांग्रेस पार्टी पुराना वाला था उसी में स्प्लिट हुआ, यानी कि उसी में ये चीज़ क्या हुआ, बदलाव हुआ, उसी में बंटवारा हुआ, तो एक नया पार्टी बना। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, उसके बाद इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर, असम। यहाँ पर इन लोगों का प्रेजेंस है। बेसिकली इन सारी चीज़ों से उतना क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बस क्वेश्चन आता है कि कब बना, आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, अ कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। UPA का ये क्या बन गया, मेंबर बन गया है ये 2004 के बाद। तो ये सारी बातों को बस आपको टीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है AITC, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये 1 जनवरी 1998 को बना। कौन बनाई, ममता बनर्जी बनाई। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलर लीडर है और अभी वहाँ की मुख्यमंत्री भी है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में नेशनल पार्टी बना। तो जो पुराना बुक होगा उसमें आपको AITC के बारे में नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में नहीं मिलेगा, नए बुक में आपको इंक्लूड रहेगा। द पार्टी सिंबल क्या है, फ्लावर ग्रास है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये सारी पार्टीज़ के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, ये नेशनल पार्टीज़ जो भी था 7, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन सब के बारे में आपको एक एक बार बस पढ़ना है, ये काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। देखिए स्टेट पार्टीज़ आपको क्या बताए थे, वैसी पार्टी जो स्टेट में ही सिर्फ होता है। अब देखिए द इलेक्शन कमीशन हैज़ क्लासिफाइड सम मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री एज स्टेट पार्टीज़। कुछ पार्टीज़ को स्टेट पार्टी का नाम दिए है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, समता पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। ये सब का नेशनल लेवल पर भी इन लोगों का प्रेजेंस है, मतलब नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी जगह पे इन लोगों की टीम लड़ती है, तो इसीलिए इन्हें स्टेट पार्टीज़ का दर्जा भी मिला है। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। अब ये लोग जो पार्टीज़ है ये लोग बेसिकली अपना स्टेट के प्रति बस काम करता है, बाकी अदर स्टेट में अपना एक्सपैंड करने के पीछे लोग ज़्यादा नहीं भागते हैं। तो ये कुछ स्टेट पार्टीज़ के बारे में जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया, जो NCERT बुक में था वहीं से बस लिया गया है। नेक्स्ट है रीजनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। कुछ कुछ दिया गया है हर स्टेट का अपना, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी है। सारी चीज़ों को यहाँ पर रट करके रखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों को याद करिएगा तब तो आपका यहाँ पे UPSC का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो UPSC का तो एग्ज़ाम निकालना नहीं है, तो उतनी सारी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने के लिए मिला है, तो आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस मैप में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको जो पढ़ना था वो बस नीचे पढ़ना था और ऊपर में, तो मैप से कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब आगे प्रॉब्लम्स पे देखिए। पहली चीज़, द फर्स्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। अब देखिए जो सबसे पहला चैलेंज है वो क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि पार्टीज़ अपने मेंबर को रजिस्टर नहीं करती है और यहाँ पे अंदर में कोई मीटिंग नहीं होती है, अंदर में कोई इलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर
अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर टीम के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रही है, तो टीम के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपने क्या देखा कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए खड़ा किया गया। अंदर में इलेक्शन होता तो हो सकता था कि किसी और आदमी को मौका मिलता, तो अंदर में तो इलेक्शन हुआ नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, यहाँ पे अंदर में कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन इन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ के फादर है उसका बेटा ही बनेगा नेक्स्ट मेंबर, अब उनका जो सन हुआ उसका बेटा बनेगा, इस तरह से डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे आप कांग्रेस का अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब तो फैमिली वाले मेंबर हैं, तो सारे फैमिली वाले मेंबर आपने देखा कि एक साथ कर रहे हैं, तो डायनेस्टिक हो रहा, तो बाकी लोगों को तो मौका मिल ही नहीं रहा है। सेकेंड सबसे बड़ी खराबी। तीसरा ये मनी एंड मसल पावर हो गया। अब देखिए इलेक्शन में क्या होता है, मनी और मसल पावर होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा उनके पास एक्टिव मेंबर्स मिलेंगे, ज़्यादा वोट मिलेंगे, चांसेस ज़्यादा होगा उसे जीतने का। तो ये सबसे बड़ी खराबी हो गई। 3 खराबी अभी तक देखें, चौथा खराबी देखिए, ये क्या है, पार्टीज डू नॉट सीम ओपन मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वोटर्स के पास अच्छा चॉइस नहीं होता है, आप जब वोट देने गए तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है अच्छा चॉइस, सभी पार्टीज वैसे ही खराब है, तो आप क्या करिएगा। यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट एवरी डिफरेंट लीडर आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अब क्या होता है, एक ही लीडर है, वो कभी बीजेपी में जा रहा है, कभी कांग्रेस में जा रहा है, तो शिफ्टिंग कर रहा है, तो भाई आप चुनेंगे कैसे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता है। तो 4 सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए आपने, 4 सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम हो गया इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अंदर में कोई इलेक्शन नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी कि पार्टीज़ में एक के बाद अपना परिवार का मेंबर ही बस बनता है उच्च लीडर। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, मनी मसल पावर हो गया। चौथा प्रॉब्लम जो हो गया ये हो गया कि यहाँ पर मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलता है। तो 4 प्रॉब्लम सबसे बड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। चलिए पार्टीज़ को अब हम लोग ये प्रॉब्लम्स को दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ एफर्ट्स जो है जो गवर्नमेंट लिए हैं, कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट ने ले लिया, कुछ एफर्ट्स लेना बाकी है। अब पहले गवर्नमेंट ने जो एफर्ट ले लिया पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एमएलए और एमपी को पार्टीज चेंज करने से ये रोकती है, यानी कि मान के चलिए कोई बीजेपी से जीत गया और वो क्या करता है कांग्रेस में भाग गया, तो ये चीज़ से मना करता है। जब ऐसा करेगा तो वो जो उसका जो जीता हुआ सीट है वो वहाँ से रद्द हो जाएगा। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेयर इंडल्जिंग डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश। पैसे के लिए क्या होता था, यहाँ से जीते यहाँ भाग गए, तो अब ये करेंगे तो इनका पार्टी रद्द हो जाएगा। देखिए अब नया लॉ क्या कहता है, कोई एमएलए और एमपी अगर पार्टीज को चेंज करता है तो ही और शी विल लूज द सीट, अब वो अपने सीट को हार जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दिस न्यू लॉ हेल्प द ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। अब कोई पार्टीज कहीं से जीतता है तो वहाँ से भाग नहीं सकता है। ठीक है, अब वो उन्हें वही काम करना है जो पार्टी का लीडर डिसाइड कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग उनको काम करना है। तो जो भागेगा बीजेपी से कांग्रेस से पैसों के लिए वो तो रुक गया, क्योंकि भाई सरकार ने एक अच्छा नियम बना दिया। दूसरा क्या किया सरकार ने, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पैसों का जो दबाव है उस चीज़ को कम करने के लिए एक काम किया। क्या काम किया, उन्होंने एफिडेविट बोला बनाने के लिए, यानी कि जो भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हो रही है उन्हें अपना सारा पैसा और संपत्ति इसके बारे में सभी लोगों को बताना होगा। उनको सभी लोगों को बताना होगा कि उनके पीछे कौन कौन सा केस पेंडिंग है, कौन कौन से उनके पास केस पेंडिंग है, यानी कि जो केसेस है उनके ऊपर, वो सारी चीज़ें आम जनता को बताना होगा। तो ये इससे तो पता चल जाएगा भाई कि आम जनता को कि कितना पैसा उसके पास और कितना केस है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ये भी अच्छा काम किया, 2 काम तो हो गया। तीसरा काम क्या हुआ है, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स। अब देखिए यहाँ पे एक और इलेक्शन कमीशन ने एक और नया लॉ पास किया जिसमें बोला कि इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और ऑर्गेनाइजनल इलेक्शंस करना है, अंदर में पार्टी इलेक्शंस भी इन लोगों को करना है। तो ये 3 चीज़ सरकार ने किया जो कि अच्छा किया पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सजेशंस है
जो सजेशंस हम लोग से मांगा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप दीजिएगा कि क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छा करने के लिए। सबसे पहला सजेशन, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। अंदर में इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए एक लॉ बनना चाहिए, पहला सजेशन। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। अब देखिए, जो पार्टीज है उन लोगों को वुमेन कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने के लिए 1/3 सीट्स देना चाहिए या टिकट्स देना चाहिए, तो ये भी एक रिफॉर्म करने के लिए हम लोग सजेशन दे रहे हैं। तीसरा है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब हमारे तरफ से ये सजेशन है कि गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना चाहिए सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि वो इलेक्शन को लड़ सके, ठीक है, यानी कि मनी और मसल पावर को कम करने के लिए। तो यहाँ पे 3 हमने क्या किया, यहाँ पर 3 सजेशन दिए। सजेशन मतलब हमने कोशिश की कि ये करना चाहिए, लेकिन नोट याद रखिएगा, दी सजेशंस हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड। ये सजेशंस एक्सेप्ट नहीं हुए, ये सजेशंस हमने दिए हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुए। तो एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन सजेशन आप दे सकते हैं, तो आप ये 3 लिख दीजिएगा। इसके अलावा 2 चीज़ और कर सकते हैं। 2 चीज़ और क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, पीपल कैन पुट प्रेशर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। अब देखिए, अब लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेशर दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और हम लोग पिटिशंस डाल सकते हैं सरकार के पास, हम लोग पब्लिसिटी कर सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें सरकार पे दबाव डाल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे दबाव डाल सकते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो ये तो काम कर सकते हैं पहला। दूसरा काम और क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ पीपल हु वांट टू चेंज देन ज्वाइन द पार्टीज़। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ तभी इम्प्रूव होगा जब आप उस पार्टी में जुड़ेंगे। यानी कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी अच्छा बने, तो इसमें ये चेंजेस आना चाहिए, तो भाई तो मैं ये बीजेपी में जुड़ूंगा तभी तो इस चीज़ को चेंज को करूंगा। मैं घर में बैठ करके बोलूँगा यार ये चेंज वो चेंज कर दे, तो कोई नहीं करेगा, आपको खुद इन्वॉल्व होना होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज तभी चेंज होगा जब वे लोग इस चीज़ में जुड़ेंगे जो इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन अभी पार्ट ही नहीं लेगा इसमें, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी भाई क्यों चेंज होगी, उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। आपको सारे कंटेंट्स मिल गए A to Z जो NCERT बुक में पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्न सिंपल लर्न ईजी हमारा थीम है, सिंपलेस्ट वे में सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको इसका PDF चाहिए तो बिल्कुल PDF मिलेगा, क्योंकि PDF के बिना ज़िंदगी चलती नहीं। तो जिसका PDF के बिना ज़िंदगी चलती नहीं, तो crackmycbse.com पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF को डाउनलोड करिए और नोट्स बना करके अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन में लग जाइए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।